नई बहू दहेज में लाई सिलेंडर। अरे सुनते हो जी, आजकल तो सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। जब से ये मुआ युद्ध छिड़ा है ना, कमबख्तों ने सिलेंडर की किल्लत कर दी है। पता है, कल ही पड़ोस की शांति कह रही थी कि 20 दिन से वो छत पर चूल्हा बनाकर खाना बना रही है। हाँ भाग्यवान, हालत तो बहुत खराब है। शादी का घर है, मेहमान आएंगे। चिंता तो इस बात की है अब घर में खाना कैसे बनेगा, बड़ी मुश्किल होगी। इसमें चिंता वाली कौन सी बात है माँ? मैं तो कहती हूँ कि क्यों न शादी में सबको सूखी रोटी और अचार खिला दे, सब सस्ते में निपट जाएगा। चुप करना लायक, ये मजाक करने का वक्त है। दरअसल रामलाल और कमला देवी के छोटे बेटे शुभम की शादी होने वाली थी, लेकिन दूसरे देश में चल रहे युद्ध के कारण देश में सिलेंडर के आयात में किल्लत हो गई, जिससे अब उन्हें यही चिंता सताए जा रही थी कि मेहमानों के लिए खाना कैसे पकेगा। तभी उन्होंने घर के पीछे आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा किया और कुछ लकड़ियों का इंतजाम किया। और जब शादी से पहले मेहमान आने लगे तो घर की बड़ी बहू अंजलि और कुछ औरतों ने मिलकर उस चूल्हे में जाकर खाना बनाना शुरू किया। शाम होते होते बारात धूमधाम से निकली। ढोल नगाड़ों के साथ दूल्हा शुभम घोड़ी पर बैठा था और सबकी निगाहें उसी पर थी। कुछ देर बाद शादी की सारी रस्में खुशी खुशी पूरी हुई। अगले दिन जब विदाई के बाद बहू ससुराल पहुंची तो सबकी नजरें इस बात पर थी कि दहेज में क्या क्या आया है। आंगन में बड़े बड़े बक्से रखे गए। देखो देखो क्या लाई है बहू, आजकल तो कार फ्रिज सब देते हैं। हाँ देखो जरा क्या भेजा है इनके मायके वालों ने। पूरा आंगन एक पल के लिए शांत हो गया। अरे ये तो गैस सिलेंडर है। सच में नया नया सिलेंडर। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। दहेज में सिलेंडर, ये भी कोई देने की चीज है? फिर रीना धीरे से आगे आई। आंटी जी, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, सोने से भी ज्यादा। आजकल तो ये मिलना मुश्किल हो गया है। हाँ ये बात भी है। रीना अब बहू बनकर घर आ गई, लेकिन उसकी जेठानी की नजर अब उसके लाए हुए सिलेंडर पर ही थी। फिर अगले दिन, चलो शुक्र है अब कम से कम उस चूल्हे पर खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। उस पर बनाते हुए तो मेरी हालत खराब हो गई थी। खबरदार जेठानी जी, जो मेरे सिलेंडर पर नजर भी डाली तो। ये मेरे मायके से आया हुआ मेरा सिलेंडर है, लेकिन ये रसोई तो सबकी है ना। रसोई सबकी होगी लेकिन सिलेंडर तो मेरा है, मेरे दहेज में आया है। लेकिन अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो तो अब तुम्हारी चीज भी तो इस परिवार की ही हुई। वाह जी वाह, कल को कहोगी तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा मेकअप, यहाँ तक कि गहने भी पूरे खानदान के हैं। अब इसमें ये सब बातें कहाँ से आ गईं? दोनों की बढ़ती तूतू में हमें देखकर अब घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। हे राम, कल शादी हुई और आज ही दोनों देवरानी जेठानी बिल्लियों की तरह लड़ने लगी, वो भी एक सिलेंडर के लिए। अरे मर जानियो, लोग क्या कहेंगे। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई, और मुझे ना कोई शौक नहीं है इससे लड़ने का, लेकिन ये कल की आई हुई देवरानी को देखो तो, अपने सिलेंडर पर इतना घमंड जता रही है जैसे अपने साथ सिलेंडर नहीं बल्कि बुर्ज खलीफा लाई हो। हाँ तो आजकल क्या ये किसी महंगी चीज से कम है? नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सिलेंडर नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। चूल्हे पर खाना बना बनाकर मेरी आंखें भी दर्द करने लगी हैं। अब जब तक घर में सिलेंडर नहीं लाओगे मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ओफो, ये तुम दोनों कैसी जिद लेकर बैठ गई हो। बड़ी बहू जानती है ना आजकल 25-25 दिन लग जा रहे हैं सिलेंडर मिलने में। अब इतनी जल्दी हम कहाँ से लाएं? और छोटी बहू तू उसे अपना सिलेंडर दे दे, जब हमारा आ जाएगा तब तू उसे रख लेना, तब तक इसे इस्तेमाल कर लो। नहीं माँ जी, ये मेरे पापा ने इतने प्यार से दिया है और मैं इसे ऐसे ही खर्च नहीं होने दे सकती। अब दोनों बहुएं अपनी अपनी जिद पकड़कर बैठ गई। सोचा था घर में 2-2 बहुएं आ जाएंगी तो चैन की रोटी खाने को मिलेगी, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ रोटी ही नहीं मिलेगी। मुकेश बेटा, तू ऐसा कर, जाकर बाजार से इंडक्शन चूल्हा ले आ। अब खाना तो बनाना ही है ना, यूं भूखे तो नहीं मरेंगे। ठीक है माँ, मैं भी लेकर आता हूँ। फिर मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाता है, जहाँ पहले से इंडक्शन चूल्हा लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। हे भगवान, इतनी लंबी लाइन तो भंडारे के लिए नहीं लगती जितनी लंबी इस इंडक्शन चूल्हे की लगी हुई है। सही कहा भाई, लेकिन अब गैस की किल्लत इतनी हो गई है तो अब इकलौता यही सहारा है हमारा। ऐसे मुकेश काफी देर तक लाइन में लगा रहता है। काफी देर बाद उसका नंबर आता है, जहाँ अंदर जाकर इंडक्शन चूल्हे की कीमत सुनकर वो हैरान रह जाता है। क्या कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 5,000? लेकिन ये तो 2,000 का आता था ना। अरे आता था भाई साहब, लेकिन अब ये 5,000 का है। आपने सुना तो हो गई, हर किसी के दिन फिरते हैं। बस यूं समझ लो, अब इस गैस सिलेंडर के दिन भी फिर गए। पहले बहुत कम लोग इसे पूछते थे, लेकिन आज इसकी भी पूछ है तो भाव तो इसके भी बढ़ेंगे ही ना। अब बोलो लास्ट पीस बचा है, पैक कर दूं या किसी और को दे दूं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं,
आप पैक कर दो इसे, अब खाना तो बनाना ही है ना। मुकेश अब वो महंगा इंडक्शन चूल्हा लेकर घर आ जाता है। उसे देखते ही अंजलि खुश हो जाती है। बड़ी भाभी अब जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। बहू ऐसा कर, पहले तो चाय ही बना ले। सुबह से चाय की तलब लगी है लेकिन अभी तक नसीब नहीं हुई। हाँ हाँ, अब तो इस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर झट से बन जाएगा। मैं बस जल्दी से सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अंजलि रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाकर ले आती है, लेकिन वो रीना के लिए चाय नहीं बनाती। अब जाकर गले में तरावट आई है। जेठानी जी, मेरी चाय कहाँ है? अपने लिए खुद चाय बना लो अपने गैस सिलेंडर पर। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब मैं भी अपने और शुभम के लिए कॉफी बनाऊंगी, लेकिन खबरदार जो किसी ने उस सिलेंडर को हाथ लगाने की भी कोशिश की। रीना अपने सिलेंडर ले जाकर किचन में लगा लेती है और फिर उस पर कॉफी बनाकर बड़े मजे से अपने पति के साथ पीती है। फिर एक तरफ अंजलि अपने इंडक्शन चूल्हे पर अपने और अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ते में सैंडविच बनाती है, तो वहीं रसोई की दूसरी तरफ रीना अपने और अपने पति के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। अब इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक तरफ उसकी जेठानी और एक तरफ देवरानी दोनों ही मिलकर अलग अलग खाना बनाती हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। आग लगे उन लड़ने वाली कंट्रियों को, तो इसने आते ही मेरे घर में भी युद्ध छिड़वा दिया। मेरे घर के 2-2 बंटवारे कर दिए। सही कहा भाग्यवान, लेकिन सच कहूं तो इस बिजली के उपकरण में बने खाने में ना वो स्वाद नहीं आ रहा जो देसी चूल्हे में आता है। जब तक खाना चूल्हे पर बन रहा था उसका स्वाद ही अलग था। सही कहा जी, लेकिन आप तो जानते ही हैं आजकल की बहुएं कहाँ उसका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। इनको तो उसके धुएं से भी दिक्कत है, इसीलिए तो बड़ी बहू ने बाजार से लाए हुए उस लोहे के चूल्हे को लकड़ियों के साथ ऊपर छत पर रख दिया है। और अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही कि चूल्हे पर बैठकर खाना पकाऊं। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते रहे। फिर शाम को अंजलि ने सबके लिए पुलाव बनाया, तो वहीं नई बहू ने अपने और अपने पति के लिए पनीर की सब्जी और रोटी बनाई। ये क्या बड़ी बहू पुलाव? तुम जानती हो ना मुझे रात को ये सब खाना पसंद नहीं। तो अब क्या करूं पापा जी, आप तो जानते ही इंडक्शन चूल्हे में एक वक्त में एक ही चीज बन सकती है। अब उस पर अलग अलग चीजें बनाने बैठती तो काफी समय लग जाता। अब जो है इसी से काम चला लीजिए। एक बार फिर सब मन मारकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। इधर रीना भी जल्दी में रात भर गैस जली छोड़ देती है। फिर अगली सुबह बाहर तेज आंधी तूफान चलने लगा, जिस कारण बिजली काट दी गई। ओह गॉड, अब चाय कैसे बनाऊं? अब तो बिजली भी नहीं है। बिना बिजली के इंडक्शन चूल्हा कैसे चलेगा? तभी रीना भी उतराते हुए अपने गैस चूल्हे के पास आती है तो देखती है कि गैस दोनों ओर से ऑन है। हे भगवान, लगता है मैं कल रात गैस बंद करना ही। अब वो चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस पर पैन में पानी रखकर चढ़ाती है, वैसे ही देखती है कि गैस बंद हो जाती है। ओह नो, लगता है ये गैस खत्म हो गई। ओह गॉड, अब क्या होगा? अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। उधर हॉल में बैठे उसके ससुराल वाले चाय का इंतजार कर रहे थे। अंजलि, चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लेना। अंजलि और रीना दोनों किचन से बाहर आती हैं। पकौड़े क्या मोमबत्ती पर कढ़ाई रखकर तलूं? जानते नहीं हो बिना बिजली के इंडक्शन चूल्हा काम नहीं करेगा। हे भगवान, ये तो मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं भैया, चाय और पकौड़े रीना गैस पर बना देगी। गैस पर तो तब बनेगी ना जब गैस बची होगी सिलेंडर में। क्या मतलब? फिर रीना उन्हें सारी बात बताती है। लो, हो गया सत्यानाश। अब आज तो बाहर मौसम भी खराब है। बहू एक काम करो, अब चूल्हे पर ही खाना बना लो। जल्दी से छत पर रखा लोहे का चूल्हा उतार कर नीचे ले आओ, और लकड़ियां भी। अगर बारिश आ गई ना तो उस पर भी खाना नहीं मिलेगा, फिर रहना सारा दिन भूखे। दोनों देवरानी जेठानी जल्दी से छत पर जाती हैं और जल्दी से छत से लोहे का रखा चूल्हा, जो कि रेडीमेड था, और साथ ही लकड़ियां भी उतार कर ले आती हैं। साथ में मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाती हैं। साथ में बातें करते करते मिलकर खाना बनाने से अब उन्हें धुएं का एहसास भी नहीं होता। लेकिन हाँ, दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर हो जाता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगती हैं। जिसके बाद सारा परिवार साथ में मिलकर बाहर आ रही बारिश के मजे लेते हुए इतने दिनों बाद एक साथ बैठकर चाय और पकौड़े के मजे लेते हैं। का है ऐसे मुंह फुलाए काहे बैठा है? मुझे गर्मी लग रही है माँ। ये क्या पहना दिया ये मुझे? अरे पगले, शादी है तेरी, और अगर आज नहीं सजेगा फिर कब सजेगा? और देखना, बहू को देखकर सारी गर्मी भाग जाएगी तेरी। हाँ। क्यों, वो क्या मेरे लिए एसी लेकर आएगी अपने साथ? चल पगला कहीं का। वैसे माँ, वो दहेज में एसी की बात हुई तो थी ना? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है,
बेचारी संगीता के बाबा किसान हैं, कहाँ से लाके देंगे वो तुझे एसी? एक छोटा कूलर आ रहा है, उसी में पानी भर के जितनी मर्जी चलाना, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए कूलर। हाँ तो ठीक है, तू मुझे दे देना, मैं सोऊंगी आराम से कूलर में। उस दिन सोनू और संगीता की शादी थी। सोनू देखने में काफी हैंडसम था तो संगीता भी कम सुंदर नहीं थी और वो सोनू को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। बस दिक्कत ये थी कि पिता की मौत के बाद सोनू 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और एक दुकान में काम करने लगा और इसीलिए उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर शादी के बाद, मुबारक हो बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, भगवान करे तुझे खूब सुख मिले, तू हमेशा खुश रहे। क्या माँ, कैसे खुश रहूंगा मैं? दहेज के नाम पर बस कुछ बर्तन, एक साइकिल, छोटा सा कूलर और ये गिने चुने कपड़े लिए हैं तुमने। अरे कम से कम एक मोटरसाइकिल और एक एसी तो मांग लेती। तेरे एसी की ऐसी की तैसी, तुझे समझाया था ना। और वैसे भी हमें दहेज नहीं, एक अच्छी पत्नी चाहिए थी तेरे लिए, जो तुझे मिल गई है, समझा? असल में सोनू जिस दुकान में काम करता था वो बहुत बड़ी दुकान थी और वहां ग्राहकों के लिए कई एसी लगे हुए थे और इसीलिए सोनू को भी एसी की आदत लग गई थी। उसकी माँ तो गर्मी झेल लेती थी लेकिन घर आते ही सोनू की हालत खराब हो जाती थी, इसलिए वो चाहता था कि उसे दहेज में कम से कम एक एसी तो मिल ही जाए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो अपनी पत्नी संगीता से नाराज रहने लगा। और फिर 1 महीने बाद, हे भगवान, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही है जो ये मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं, क्या करूं? संगीता, मैं आज थोड़ा देर से घर आऊंगा, तुम मेरे लिए खाना मत बनाना, दोस्तों के साथ बाहर ही खाऊंगा। अरे कभी इस बेचारी को भी बाहर ले जाया कर। रामकली ने डांट कर सोनू को कहा तो सोनू मुंह बनाकर वहां से चला गया। सोनू दहेज में एसी ना मिलने के लिए संगीता को ही जिम्मेदार मानता था। उधर बेचारी संगीता अपनी गरीबी और अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। ऐसे ही पूरा 1 साल गुजर गया। इस बीच संगीता के पिता की मौत हो गई और फिर रामकली भी चल बसी। अब घर में सिर्फ सोनू और संगीता ही बचे थे। लेकिन असल में संगीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी क्योंकि सोनू उससे ज्यादा बात नहीं करता था, जबकि संगीता उस पर अपनी जान छिड़कती थी। नाश्ता तैयार है? हाँ जी तैयार है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, अब मैं कुएं से आपके लिए ठंडा पानी निकाल लाती हूँ। बाथरूम में बहुत गर्म पानी आ रहा होगा। अगर मेरी इतनी चिंता होती तो अपने बाबा से कहकर एक एसी ही ले आती मेरे लिए दहेज में। रहने दो, अब ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं। संगीता पूरे दिल से सोनू के सारे काम करती थी और हर पल उसे खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन सोनू उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर एक दिन जब संगीता सब्जी लेने के लिए बाजार गई तो उसने देखा कि सोनू वहां एक लड़की के साथ बड़े मजे से आइसक्रीम खा रहा था। संगीता चुपके से उनके पीछे आकर छुप गई और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। कब तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे सोनू? ऐसे मतलब? हम क्या किसी से डरते हैं क्या? मैं तो किसी से नहीं डरती, पर तुम अपनी पत्नी को बता सकोगे हमारे बारे में? हाँ क्यों नहीं, मैं डरता हूँ क्या उससे? रुको, मैं आज ही उसे सब बता दूंगा और कह दूंगा कि चुपचाप अकेले रहना तो रहे, वरना जहाँ चाहे वहां चली जाए। अच्छा जी। हाँ, पर एक बात बताओ, अगर वो नहीं गई तो तुम्हें तो उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे क्या दिक्कत होगी? हाँ लेकिन तुम बस मेरे साथ रहोगे, समझे? हाँ हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और वो पड़ी रहेगी किसी कोने में। ये सब सुनकर बेचारी संगीता की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो रोते हुए चुपचाप घर चली आई और कुछ देर बाद सोनू भी घर लौट आया। उसे देखते ही संगीता ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मुझे मालूम है आप क्या चाहते हैं मुझसे, लेकिन अब बाबा के जाने के बाद मेरे पास अपना कोई ठिकाना नहीं है। आप कर लो उस लड़की से शादी, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बस मुझे यही रहने दीजिए। संगीता की बात सुनकर सोनू खुश हो गया और फिर ठीक 2 दिन बाद उसने इशिता से शादी कर ली। दरअसल इशिता उसी दुकान के मालिक की बेटी थी जहां सोनू काम करता था। शादी में इशिता अपने साथ काफी सारा सामान लाई थी, जिसमें एक ब्रांड न्यू एसी भी था। एसी देखकर तो सोनू के पांव जमीन पर ही नहीं थे। वो अपने कमरे में अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगा और बेचारी संगीता ने घर की रसोई को ही अपना बसेरा बना लिया। और फिर अगले दिन, सुनो ना, मेरे लिए चाय बना दोगे? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू जान, कितने अच्छे हो तुम। अच्छा सुनो ना, अब तुम्हें खाना बनाना आता है? आता है पर उतना अच्छा नहीं आता। पर तुम बनाओ ना खाना। हेलो मिस्टर, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, मुझे नहीं आते ये फालतू के काम। हैं? पर मुझे लगा तुम मजाक कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मैं ही बनाता हूँ। जो सोनू कभी अपने हाथ से पानी का गिलास तक नहीं उठाता था, वो आज भीषण गर्मी में अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर संगीता हैरान थी पर वो कुछ नहीं बोली। और ये हाल अब हर रोज का था। इशिता सारा दिन एसी चलाकर आराम से टीवी देखती और सोनू घर के सारे काम करता।
बस सोनू को इस बात का संतोष था कि उसे रात में एसी में सोने को मिल जाता था, और फिर एक दिन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एसी खराब हो गया। सोनू, एसी खराब हो गया है, जल्दी से ठीक कराओ। बस मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मेरी सैलरी आते ही करवा दूंगा। अपनी फालतू की इज्जत की खातिर मेरे पापा की दुकान छोड़कर तुमने नई जगह काम किया, लेकिन रहे तुम फिर भी फटीचरी। देखो, 2 दिन तो क्या, मैं 2 घंटे भी बिना एसी के नहीं रह सकती, समझे तुम? बस 2 दिन की तो बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना प्लीज। एडजस्ट करे मेरी जूती, मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। जब एसी ठीक हो जाए तब आकर ले जाना मुझे। वैसे रह तो मैं भी नहीं सकता एसी के बिना। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने कोई एसी वाली धर्मशाला नहीं खोल रखी। चुपचाप रहो यहीं और जल्द से जल्द एसी ठीक करवाओ। तो इस तरह इशिता सोनू की बेइज्जती करके चली गई। रात को उसने बिना एसी के सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक ही उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि संगीता हाथ वाले पंखे से उसको लगातार हवा कर रही थी। वो रात भर जागकर उसे पंखे से हवा करती रही, इसीलिए सोनू चैन से सो पाया। और फिर, ये क्या कर रही हो? मुझे मालूम है आपको गर्मी में नींद नहीं आती, बस इसीलिए हवा करने चली आई। अरे अगर इतनी चिंता थी तो कूलर ही चला देती। वो तो बहुत पहले ही खराब हो गया था। क्या? तो तुम इतने दिनों तक बिना पंखे और कूलर के रही और मुझसे कुछ कहा तक नहीं, और मैं आराम से एसी में सोता रहा, वो भी एक ऐसी औरत के साथ जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सोनू अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने संगीता के सामने हाथ जोड़े और उससे माफी मांगने लगा। संगीता ने भी उसे माफ कर दिया और फिर उसी शाम वो इशिता के घर में गया। साथ में वो एसी भी था जो उसे दहेज में मिला था। और फिर एसी ठीक हो गया? नहीं, मेरा दिमाग ठीक हो गया। अब तुम अपने पापा के पास ही रहो और लो अपना एसी भी अपने पास रखो। इसकी ना तो अब मुझे जरूरत है और ना ही चाहत।